धारा 271 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। यह धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमे के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण को परिभाषित करती है। निर्णय, जजमेंट सुनाना। यह बताती है कि मजिस्ट्रेट को बहस सुनने के बाद कब और कैसे अपना फैसला सुनाना चाहिए और दोषी पाए जाने पर सजा कैसे तय की जाएगी। 1. यदि इस अध्याय के अधीन किसी भी ऐसे मामले में जिसमें एक आरोप बनाया गया है मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी नहीं पाता है तो वह दोष मुक्ति का आदेश दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट ने अभियोजन और बचाव पक्ष के सारे सबूत और दलीलें सुनने के बाद और जहां आरोप तय हो चुका है यह पाता है कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है या उसका अपराध साबित नहीं हुआ है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को दोष मुक्त बरी करने का आदेश देगा। 2. जहां इस अध्याय के अधीन किसी भी मामले में मजिस्ट्रेट अभियुक्त को दोषी पाता है लेकिन धारा 364 या धारा 401 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है तो वह सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के बाद कानून के अनुसार उस पर सजा सुनाएगा। सरल शब्दों में, अगर मजिस्ट्रेट अपने फैसले में आरोपी को दोषी पाता है तो सजा सुनाने से पहले मजिस्ट्रेट को आरोपी को सजा के प्रश्न पर क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस सुनने का मौका देना होगा। इसका मतलब है कि आरोपी या उसका वकील अपनी बात रख सकता है कि उसे कम सजा क्यों मिलनी चाहिए, जैसे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, पश्चाताप, परिवार की स्थिति आदि। इसे सजा पर सुनवाई, हियरिंग ऑन सेंटेंस कहा जाता है। यह तब तक किया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट धारा 364 या धारा 401 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर रहा हो। धारा 364 यह कुछ मामलों में परिवीक्षा, प्रोबेशन पर छोड़ने या केवल भर्त्सना, एडमोनिशन करने से संबंधित हो सकती है जहां सजा नहीं दी जाती। धारा 401 यह परिवीक्षा, प्रोबेशन पर दोषी को छोड़ने से संबंधित हो सकती है, जैसे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1968 के तहत। अगर मजिस्ट्रेट इन धाराओं के तहत कार्रवाई कर रहा है, सजा नहीं दे रहा है, तो सजा पर अलग से सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरोपी को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार उस पर सजा सुनाएगा। 3. जहां इस अध्याय के अधीन किसी भी मामले में धारा 234 की उपधारा 7 के प्रावधानों के तहत एक पिछली दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि उसे पहले जैसा कि आरोप में कहा गया है दोषी ठहराया गया है, तो मजिस्ट्रेट उक्त अभियुक्त को दोषी ठहराने के बाद कथित पिछली दोष सिद्धि के संबंध में साक्ष्य ले सकता है और उस पर एक निष्कर्ष दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, अगर किसी केस में आरोप पत्र में आरोपी की पुरानी सजा, प्रीवियस कन्विक्शन का भी जिक्र है, जैसा कि धारा 274 7 में बताया गया है, और आरोपी यह नहीं मानता कि उसे पहले दोषी ठहराया गया था, यानी वह पिछली दोष सिद्धि को स्वीकार नहीं करता, तो मजिस्ट्रेट को पहले वर्तमान अपराध में आरोपी को दोषी ठहराना होगा, चाहे उसने खुद दोषी मान लिया हो या मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया हो। केवल तभी मजिस्ट्रेट उस कथित पिछली दोष सिद्धि के बारे में सबूत, जैसे अदालत के फैसले की कॉपी ले सकता है और उन सबूतों के आधार पर यह तय करेगा कि आरोपी की पिछली दोष सिद्धि हुई थी या नहीं और इसका एक निष्कर्ष फाइंडिंग रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। परंतु यह कि मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसा कोई आरोप पढ़ा नहीं जाएगा और न ही अभियुक्त से उस पर कोई निवेदन करने के लिए कहा जाएगा और न ही अभियोजन द्वारा या उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य में पिछली दोष सिद्धि का उल्लेख किया जाएगा, जब तक और तब तक नहीं जब तक अभियुक्त को उपधारा 2 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है। विशेष प्रावधान प्रोविजो, यह प्रोविजो निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत पर आधारित है। यह बताता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को पिछली दोष सिद्धि वाला हिस्सा पढ़ेगा नहीं। आरोपी से उस पिछली दोष सिद्धि को स्वीकार करने या नकारने के लिए पूछा नहीं जाएगा। सरकारी वकील अभियोजन पक्ष भी अपने सबूतों में पिछली दोष सिद्धि का जिक्र नहीं करेगा। यह सब तब तक नहीं होगा जब तक कि आरोपी को वर्तमान अपराध में दोषी न ठहरा दिया जाए। कारण ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मजिस्ट्रेट पर आरोपी की पिछली आपराधिक रिकॉर्ड का कोई पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस न पड़े। यह सुनिश्चित करता है
कि वर्तमान अपराध के लिए फैसला केवल वर्तमान अपराध के सबूतों के आधार पर ही लिया जाए। इस धारा का महत्व। न्याय का समापन। यह धारा आपराधिक मुकदमे के चरम बिंदु को चिह्नित करती है, जहां मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामले का परिणाम घोषित किया जाता है। त्वरित न्याय। न्याय में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करती है। सुनवाई का अधिकार। दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा के प्रश्न पर अपनी बात रखने का अधिकार सुनिश्चित करती है। निष्पक्ष विचारण। पिछली दोष सिद्धि के प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि आरोपी को उसके पिछले रिकॉर्ड के बजाय वर्तमान अपराध के सबूतों के आधार पर निष्पक्ष रूप से आजमाया जाए। कानून का शासन। यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय और सजा दोनों कानून के अनुसार और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिए जाएं। संक्षेप में, धारा 271 मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वारंट मामलों में निर्णय सुनाने की प्रक्रिया बताती है। यदि अभियुक्त दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। यदि वह दोषी पाया जाता है तो उसे सजा सुनाने से पहले सजा के प्रश्न पर सुना जाएगा, कुछ अपवादों को छोड़कर। यह धारा यह भी स्पष्ट करती है कि पिछली दोष सिद्धि का आरोप तब तक उजागर नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियुक्त को वर्तमान अपराध में दोषी न ठहरा दिया जाए, ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। धारा 275 परिवादी की अनुपस्थिति। यह धारा मजिस्ट्रेट को एक विशेष शक्ति प्रदान करती है कि वह शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर सके, खासकर जब मामला बहुत गंभीर न हो। जब कार्यवाही शिकायत पर संस्थित की गई है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी भी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध विधिपूर्वक क्षमनीय लॉफुली कंपाउंडेड हो सकता है या संज्ञेय अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं है, तो मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय देने के बाद अपने विवेक से इसमें पहले अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी आरोप बनाए जाने से पहले किसी भी समय अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए हम इसे तोड़कर देखते हैं। ओ मामले की प्रकृति। यह धारा केवल उन मामलों पर लागू होती है जहां कार्यवाही किसी शिकायत यानी पुलिस रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के पास की गई शिकायत पर शुरू की गई है। ओ शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति। मामले की सुनवाई के लिए तय की गई किसी भी तारीख पर शिकायतकर्ता जिसने शिकायत दर्ज की थी अदालत में हाजिर नहीं होता है। ओ अपराध की प्रकृति। और अपराध ऐसा है जिसे कानूनी रूप से समझौता योग्य कंपाउंडेड बनाया जा सकता है, यानी कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें पक्ष आपस में समझौता कर सकते हैं और मामला खत्म हो सकता है, जैसे मामूली मारपीट या कुछ प्रकार की मानहानि। या अपराध संज्ञेय अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं है। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है और जांच शुरू कर सकती है। गैर संज्ञेय अपराध आमतौर पर कम गंभीर होते हैं। इसका मतलब है कि अपराध बहुत गंभीर प्रकृति का नहीं होना चाहिए। ओ समय सीमा और मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं तो मजिस्ट्रेट पहले शिकायतकर्ता को अदालत में उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय देगा। यदि इस 30 दिन की अवधि के बाद भी शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहता है तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक अपनी मर्जी से किसी भी समय आरोप तय होने से पहले, यानी जब तक औपचारिक चार्ज नहीं बना है, अभियुक्त आरोपी को उन्मोचित डिस्चार्ज कर सकता है, यानी उसे उस मामले से बरी कर सकता है। इस धारा का महत्व। धारा 1 अनावश्यक मुकदमों से छुटकारा। यह धारा उन मामलों को खत्म करने में मदद करती है जहां शिकायतकर्ता स्वयं रुचि नहीं ले रहा है या जहां मामला बहुत गंभीर नहीं है। यह अदालत का समय बचाता है। 2 अभियुक्त का संरक्षण। यह अभियुक्त को लंबे समय तक बेवजह मुकदमेबाजी के बोझ से बचाता है, खासकर जब शिकायतकर्ता खुद ही कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा हो। 3 न्यायिक विवेक। यह मजिस्ट्रेट को विशेष परिस्थितियों में मामले की गंभीरता और शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने का विवेक प्रदान करती है। 4 विलंब पर अंकुश। 30 दिन का समय देने के बावजूद शिकायतकर्ता के अनुपस्थित रहने पर मजिस्ट्रेट को
मामले को बंद करने की शक्ति देकर यह न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी को रोकती है। संक्षेप में, धारा 272 मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि यदि किसी निजी शिकायत पर शुरू किए गए वारंट मामले में शिकायतकर्ता अदालत में उपस्थित नहीं होता है और अपराध समझौता योग्य या गैर संज्ञेय है, तो मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को 30 दिन का अतिरिक्त समय देने के बाद अपने विवेक से आरोप तय होने से पहले अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है। धारा 273 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए मुआवजा। यह धारा मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि यदि किसी व्यक्ति पर बिना किसी उचित कारण के आरोप लगाया गया है और वह बरी हो जाता है, तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले पर मुआवजे का आदेश दे सके। एक, यदि शिकायत पर या किसी पुलिस अधिकारी को या किसी मजिस्ट्रेट को दी गई जानकारी पर संस्थित किसी भी मामले में एक या एक से अधिक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय अपराध के लिए अभियुक्त है और मजिस्ट्रेट जिसके द्वारा मामले की सुनवाई की जाती है सभी या किसी भी अभियुक्त को उन्मोचित या दोषमुक्त करता है और उसकी राय है कि उनके या उनमें से किसी के खिलाफ अभियोग लगाने का कोई उचित आधार नहीं था, तो मजिस्ट्रेट अपने उन्मोचन या दोषमुक्ति के आदेश द्वारा, सरल शब्दों में अगर कोई आपराधिक मामला किसी शिकायत पर, निजी शिकायत या पुलिस को दी गई जानकारी पर, FIR या सीधे मजिस्ट्रेट को दी गई जानकारी पर शुरू हुआ है, और उस मामले में एक या अधिक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने आरोपी हैं और अपराध ऐसा है जिसकी सुनवाई मजिस्ट्रेट कर सकता है, और मजिस्ट्रेट उन सभी या किसी भी आरोपी को उन्मोचित, डिस्चार्ज या दोषमुक्त, एक्विट्स कर देता है, और मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि उन पर आरोप लगाने का कोई उचित आधार नहीं था, यानी आरोप झूठा या तुच्छ था, तो मजिस्ट्रेट अपने उन्मोचन या दोष मुक्ति के आदेश में ही यदि वह व्यक्ति जिसकी शिकायत या जानकारी पर अभियोग लगाया गया था उपस्थित है, तो उसे तत्काल कारण बताने के लिए कहेगा कि वह ऐसे अभियुक्त को या ऐसे प्रत्येक या किसी अभियुक्त को जब एक से अधिक हों मुआवजा क्यों नहीं देगा, या सरल शब्दों में, यदि शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला व्यक्ति जिसने झूठा आरोप लगाया था अदालत में मौजूद है, तो मजिस्ट्रेट उसे तुरंत कहेगा कि वह यह बताए कि आरोपी को मुआवजा क्यों न दे, यानी अपनी सफाई दे। B, यदि ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसे उपस्थित होने और उपरोक्त अनुसार कारण बताने के लिए समन जारी करने का निर्देश देगा। सरल शब्दों में, यदि शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला व्यक्ति अदालत में मौजूद नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसे समन भेजेगा कि वह अदालत में आए और कारण बताए। 2. मजिस्ट्रेट ऐसे शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले द्वारा दिखाए गए किसी भी कारण को दर्ज करेगा और उस पर विचार करेगा, और यदि वह संतुष्ट है कि अभियोग लगाने का कोई उचित आधार नहीं था, तो वह कारणों को दर्ज करके एक आदेश कर सकता है कि मुआवजे के रूप में ऐसी राशि जो उसके द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जुर्माने की राशि से अधिक न हो, वह निर्धारित करे ऐसे शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक या किसी को दी जाए। सरल शब्दों में, मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता सूचना देने वाले द्वारा बताए गए कारणों को सुनेगा और दर्ज करेगा। यदि सुनवाई के बाद भी मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप लगाने का कोई वाजिब आधार नहीं था, तो वह लिखित में कारण बताते हुए एक आदेश जारी कर सकता है कि शिकायतकर्ता सूचना देने वाला आरोपी को मुआवजा दे। इस मुआवजे की राशि उस अधिकतम जुर्माने से ज्यादा नहीं होगी जो मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए लगा सकता था, अर्थात यह मजिस्ट्रेट की दंड देने की शक्ति के अनुरूप होगी। 3. मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अधीन मुआवजे के भुगतान का निर्देश देने वाले आदेश द्वारा यह भी आदेश दे सकता है कि भुगतान न करने की स्थिति में ऐसा मुआवजा देने का आदेश दिए गए व्यक्ति को 30 दिनों से अनधिक अवधि के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। सरल शब्दों में, यदि शिकायतकर्ता सूचना देने वाला मुआवजा नहीं देता है तो मजिस्ट्रेट उसे अधिकतम 30 दिनों तक की साधारण कारावास, सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा का आदेश दे सकता है। यह मुआवजे की वसूली सुनिश्चित करने के लिए है। 4.
जब कोई व्यक्ति उपधारा 3 के अधीन कारावास में है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 8 की उपधारा 6 के प्रावधान जहां तक संभव हो लागू होंगे। सरल शब्दों में, अगर किसी को मुआवजे का भुगतान न करने पर जेल होती है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 8 से 6 के प्रावधान जो जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास से संबंधित हैं उस पर लागू होंगे। यह आमतौर पर बताता है कि जब जुर्माना या मुआवजा चुका दिया जाता है तो कारावास समाप्त हो जाता है। आइडिन नाइट्रिस्टिपाइट, इस धारा के अधीन मुआवजा देने का निर्देश दिए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसे आदेश के कारण उसके द्वारा की गई शिकायत या दी गई जानकारी के संबंध में किसी भी दीवानी या आपराधिक दायित्व से छूट नहीं मिलेगी। सरल शब्दों में, जिस व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश मिला है केवल इसलिए कि उसने मुआवजा दिया है, उसे उस झूठी शिकायत से संबंधित किसी भी दीवानी मुकदमे जैसे मानहानि या आपराधिक मामले जैसे झूठे साक्ष्य से मुक्ति नहीं मिलेगी, परंतु यह कि इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को भुगतान की गई कोई भी राशि उसी मामले से संबंधित किसी भी बात के दीवानी मुकदमे में ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देते समय हिसाब में ली जाएगी। विशेष प्रावधान प्रोविजो, अगर आरोपी को इस धारा के तहत मुआवजा मिल गया है और बाद में वही आरोपी शिकायतकर्ता पर उसी मामले से संबंधित कोई दीवानी मुकदमा जैसे मानहानि का करता है तो इस धारा के तहत मिली राशि को उस दीवानी मुकदमे में मिलने वाले मुआवजे में से घटा दिया जाएगा। 6. एक शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला जिसे उपधारा 2 के अधीन द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा 2000 रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, वह उस आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है, जैसे कि ऐसे शिकायतकर्ता या सूचना देने वाले को उस मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित विचारण पर दोषी ठहराया गया हो। सरल शब्दों में, यदि एक द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने आर्स 2000 से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है, तो शिकायतकर्ता या सूचना देने वाला उस मुआवजे के आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। अपील करने का अधिकार उसे वैसे ही मिलेगा जैसे उसे आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया होता। इससे उसे अपील के लिए समान कानूनी मार्ग मिलता है। 7. जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश ऐसे मामले में दिया जाता है जो उपधारा 6 के अधीन अपील योग्य है, तो मुआवजा उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति अवधि समाप्त होने से पहले या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है तो अपील का निर्णय होने से पहले भुगतान नहीं किया जाएगा। और जहां ऐसा आदेश ऐसे मामले में दिया जाता है जो अपील योग्य नहीं है तो मुआवजा आदेश की तारीख से 1 महीने की समाप्ति से पहले भुगतान नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में, यदि मुआवजा आदेश अपील योग्य है जैसे आर्स 2000 से अधिक का, तो आरोपी को मुआवजा तब तक नहीं मिलेगा जब तक अपील करने का समय खत्म न हो जाए, या अगर अपील कर दी गई है तो जब तक अपील का फैसला न आ जाए। यदि मुआवजा आदेश अपील योग्य नहीं है जैसे आर्स 2000 या उससे कम का, तो भी मुआवजा आदेश की तारीख से 1 महीने के बाद ही मिलेगा। यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम फैसला होने से पहले मुआवजा जारी न हो। 8. इस धारा के प्रावधान समन मामलों समन्स केसेस पर और वारंट मामलों वारंट केसेस पर भी लागू होते। सरल शब्दों में, यह स्पष्ट करता है कि यह मुआवजा प्रावधान सभी प्रकार के मजिस्ट्रेट विचारणीय आपराधिक मामलों पर लागू होता है, चाहे वे वारंट मामले हों अधिक गंभीर या समन मामले कम गंभीर। इस धारा का महत्व। झूठी शिकायत पर अंकुश। यह धारा उन व्यक्तियों को हतोत्साहित करती है जो बिना किसी उचित आधार के झूठी या तुच्छ शिकायतें दर्ज करते हैं। निर्दोष का संरक्षण। यह उन व्यक्तियों को वित्तीय राहत प्रदान करती है जिन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ा है। न्यायिक दक्षता। यह न्यायालय के समय और संसाधनों को बचाने में मदद करती है क्योंकि लोग अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही। मजिस्ट्रेट को मुआवजे का आदेश देते समय कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है जिससे निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। पुनर्वास।
यह उन व्यक्तियों को कुछ हद तक मुआवजा प्रदान करता है जिनकी प्रतिष्ठा या वित्तीय संसाधनों को झूठे आरोपों के कारण नुकसान हुआ है। अपील का अधिकार, यह आदेश से प्रभावित व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करता है। संक्षेप में, धारा 273 मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के किसी अन्य पर अपराध का आरोप लगाता है और वह व्यक्ति बाद में बरी हो जाता है, तो मजिस्ट्रेट आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर मुआवजे का आदेश दे सकता है। यह मुआवजे की राशि मजिस्ट्रेट की जुर्माना लगाने की शक्ति से अधिक नहीं होगी, और यदि भुगतान न किया जाए तो 30 दिन तक का साधारण कारावास हो सकता है। यह धारा दीवानी या आपराधिक दायित्व से छूट नहीं देती है और मुआवजे के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान भी है। यह प्रावधान समन और वारंट दोनों तरह के मामलों पर लागू होता है। धारा 274 अभियोग का सार बताना समन मामलों में। यह धारा बताती है कि समन मामलों में जब अभियुक्त अदालत में आता है तो मजिस्ट्रेट को उसे अपराध के विवरण कैसे बताने चाहिए और उससे क्या पूछना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि औपचारिक आरोप फॉर्मल चार्ज तय करना आवश्यक नहीं होता। जब किसी समन मामले समन्स केस में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तो उस अपराध के विवरण जिसका वह अभियुक्त है उसे बताए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी मानता है या उसके पास कोई बचाव है, लेकिन एक औपचारिक आरोप फॉर्मल चार्ज बनाना आवश्यक नहीं होगा। सरल शब्दों में, जब कोई समन मामला यानी अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराध जैसे छोटे यातायात उल्लंघन, मामूली मारपीट आदि, और उस केस का आरोपी अभियुक्त जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है या उसे लाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को उसे उस अपराध की मुख्य बातें या विवरण बतानी होंगी जिसका उस पर आरोप है। और आरोपी से सीधे पूछा जाएगा कि क्या वह अपना अपराध स्वीकार करता है, दोषी मानता है या अपना बचाव पेश करना चाहता है। महत्वपूर्ण अंतर, वारंट मामलों के विपरीत समन मामलों में औपचारिक रूप से लिखित में आरोप बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल अपराध का विवरण मौखिक रूप से बता देना ही पर्याप्त होता है। यह प्रक्रिया को सरल और तेज बनाता है। परंतु यह कि यदि मजिस्ट्रेट अभियोग को निराधार ग्राउंडलेस मानता है तो वह लिखित में कारण दर्ज करने के बाद अभियुक्त को रिहा कर देगा और ऐसी रिहाई का प्रभाव उन्मोचन डिस्चार्ज जैसा होगा। विशेष प्रावधान प्रोविजो। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप निराधार, बिना किसी ठोस आधार या सबूत के है, तो वह लिखित में कारण बताते हुए आरोपी को रिलीज कर देगा। और यह रिहाई वास्तव में उन्मोचन डिस्चार्ज के समान होगी, यानी आरोपी को मामले से मुक्त कर दिया जाएगा। यह मजिस्ट्रेट को समन मामलों में भी कमजोर या झूठे मामलों को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त करने की शक्ति देता है, ठीक वैसे ही जैसे वारंट मामलों में होता है। धारा 282, 208। इस धारा का महत्व सरलीकृत प्रक्रिया समन मामलों के लिए एक त्वरित और सरल प्रक्रिया प्रदान करती है जो कम गंभीर अपराधों के लिए उपयुक्त है, औपचारिक आरोप बनाने की आवश्यकता को समाप्त करती है, दक्षता न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाती है जिससे मजिस्ट्रेट छोटे मामलों को अधिक कुशलता से निपटा सकें। अभियुक्त का अधिकार, यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को उसके खिलाफ लगे आरोप की जानकारी मिले और उसे अपना बचाव करने या अपराध स्वीकार करने का अवसर मिले। निराधार अभियोगों पर रोक प्रोविजो मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देता है कि वह बिना किसी ठोस आधार वाले मामलों को तुरंत समाप्त कर सके, जिससे निर्दोष व्यक्तियों का समय और उत्पीड़न बच सके। पारदर्शिता, रिहाई उन्मोचन के लिए कारणों को लिखित में दर्ज करने की आवश्यकता पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संक्षेप में, धारा 274 यह निर्धारित करती है कि समन मामले में जब आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने आता है तो उसे अपराध का विवरण बताया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी मानता है या अपना बचाव पेश करना चाहता है। इस प्रकार के मामलों में औपचारिक आरोप बनाना आवश्यक नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट आरोप को निराधार पाता है
तो वह कारण दर्ज करके आरोपी को रिहा कर देगा, जिसका प्रभाव उन्मोचन जैसा होगा। धारा 250 दोष स्वीकार करने पर दोष सिद्धि समन मामलों में। यह धारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में समन मामलों के लिए उस प्रक्रिया को बताती है जहां अभियुक्त आरोपी अपने ऊपर लगाए गए अपराध को स्वीकार कर लेता है, अर्थात दोषी होने का निवेदन करता है। यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को सटीक रूप से दर्ज किया जाए। यदि अभियुक्त दोषी होने का निवेदन करता है तो मजिस्ट्रेट निवेदन को यथासंभव अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में दर्ज करेगा और अपने विवेक से उस पर उसे दोषी ठहरा सकता है। सरल शब्दों में, ओ अगर आरोपी जिसे धारा 274 के तहत अपराध का विवरण बताया गया था कहता है कि हाँ मैं दोषी हूं या मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, ओ तो मजिस्ट्रेट को सबसे पहले आरोपी के इस दोष स्वीकार को ठीक वैसे ही शब्दों में रिकॉर्ड में दर्ज करना होगा जैसे शब्द आरोपी ने इस्तेमाल किए हैं। यह पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करता है। ओ इसके बाद मजिस्ट्रेट अपने विवेक का उपयोग करते हुए, यानी मामले की परिस्थितियों और अपने कानूनी अधिकार के अनुसार तय करते हुए, वो आरोपी को उसके इस स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी ठहरा सकता है। इस धारा का महत्व, सटीकता और पारदर्शिता। यह मजिस्ट्रेट पर एक विशिष्ट दायित्व डालता है कि वह अभियुक्त के दोष स्वीकारोक्ति को उसके मूल शब्दों में दर्ज करे। यह सुनिश्चित करता है कि कोई गलतफहमी या गलत व्याख्या न हो और कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहे। न्यायिक दक्षता। यह मजिस्ट्रेट को समन मामलों को तुरंत निपटाने में मदद करती है जहां आरोपी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, जिससे लंबी सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोषी व्यक्ति का त्वरित न्याय आरोपी को अनावश्यक कानूनी कार्यवाही से बचाता है और उसे अपने अपराध के लिए जल्दी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। मजिस्ट्रेट का विवेक। यह मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करने का अधिकार देती है कि स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से और पूरी जानकारी के साथ की गई है। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि यदि उसे संदेह हो तो वह दोष स्वीकारोक्ति के बावजूद आगे की जांच कर सकता है। संक्षेप में, धारा 275 यह निर्धारित करती है कि यदि समन मामले में कोई अभियुक्त दोषी मानता है तो मजिस्ट्रेट को उसकी स्वीकारोक्ति को उसके ही शब्दों में सटीक रूप से दर्ज करना होगा और अपने विवेक से उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहरा सकता है। यह समन मामलों के लिए दोष स्वीकार करने पर दोष सिद्धि की एक त्वरित और सटीक प्रक्रिया प्रदान करती है।